हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार मुझे प्लीज जल्दी से कंफर्म करेंगे एक बार साउंड एंड वीडियो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार साउंड एंड वीडियो बच्चे प्लीज कंफर्म करिए। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, ऑल ओके, गुड। चलिए बच्चे, ये हमारा सीए फाइनल के क्रैश कोर्स का आज हमारा पहला लेक्चर है। तो इस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या कवर कराएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या होंगे, पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इतना कर देता हूं, देर आफ्टर फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सीए फाइनल ऑडिट के क्रैश कोर्स के लिए। ऑल गुड सर, ऑल ओके, ठीक। चलिए, इस क्रैश कोर्स में देखिए बच्चे, मैं लगभग एक कवरेज कराऊंगा आपको अप्रोक्सीमेटली 60%, दैट इज 60 मार्क्स के आसपास के कवरेज रहेगी। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, बिकॉज स्टैंडर्ड्स अपने आप में इतना वास्ट होता है कि उसके लिए अलग से ही पूरा एक क्रैश कोर्स मुझे अदरवाइज निकालना होता। लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम चैप्टर्स जो एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, अच्छे खासे नंबर के लिए होते हैं और ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में आ ही जाते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर का मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, या कुछ ऐसे चैप्टर जहां पर आपकी प्रिपरेशन इन जनरल वीक रह जाती है। एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट जनरली मुझे वो चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, उन चैप्टर्स को भी मैं इस क्रैश कोर्स में कवर करूंगा। तो पहले एक बार मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मैं इस क्रैश कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करूंगा। कब से स्टार्ट होगा सर? गुरुजी राम राम, राम राम बच्चे, राम राम। सीए फाइनल के लिए कम से कम एग्जामिशन के लिए तो वीडियो अपलोड कर दो प्लेलिस्ट में। बेटा सब कुछ कर रहा हूं, आप प्लीज प्लेलिस्ट को ध्यान से देखो, सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब पे दिया हुआ है। चलिए पहले मैं इस सेशन को बेटा स्टार्ट करता हूं, फिर आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूंगा। चलिए, कौन कौन से चैप्टर्स में यहां पर इस क्रैश कोर्स में कवर करूंगा। एक चैप्टर रहेगा आपका बैंक ऑडिट,
बैंक ऑडिट्स। एग्जाम में इसके अगर कवरेज की बात करें अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 नंबर की इसकी कवरेज रहती है और हर एक अटेम्प्ट में, ऐसा कोई अटेम्प्ट होता ही नहीं है जब बैंक ऑडिट पे आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। कवर करेंगे ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लगभग 4 से 5 नंबर की इसकी एक एक्सपेक्टेड कवरेज होती है। इन जनरल देखा जाए तो हर एक अटेम्प्ट में पूछ लिया जाता है, लेकिन आप कोई एक आधा अटेम्प्ट मिस भी कर जाता है। जैसे बैंक ऑडिट है वो हर बार आता ही आता है, बट एनबीएफसी मैं कह सकता हूं कि हाँ 80 और 90% चांस इसके आने के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देर आफ्टर हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों ही तरह की ऑडिट्स को हम कवर करेंगे और एक एक्सपेक्टेड कवरेज लगभग 4 से 5 नंबर की इसकी होगी। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पे तो अच्छी खासी इस बार अमेंडमेंट है और जो ये मैं आपको ये जो क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग की जो और भी चैप्टर्स की अमेंडमेंट होंगी, वो भी मैं आपके साथ इस अमेंडमेंट, इस जो क्रैश कोर्स बैच है इसके अंदर मैं सारी अमेंडमेंट्स, चाहे वो चैप्टर मैंने कवर ना किया हो फिर भी अमेंडमेंट्स मैं आपको सारी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सपेक्टेड कवरेज लगभग 4 से 5 नंबर की। और बेटा जब मैं कवरेज की बात कर रहा हूं, जब मैं कवरेज की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि ये जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है ना आपका 70 मार्क्स का, केवल उसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर जो एमसीक्यू पार्ट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। डेस्क्रिप्टिव पार्ट में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर्स पे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ऑडिट ऑफ सीएफएस, ऑडिट ऑफ सीएफएस, ये भी लगभग 4 से 5 नंबर के लिए कवर होगा। प्रोफेशनल एथिक्स, पीई, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लगभग 14 से 18 नंबर तक की रेंज के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। अगर मैं सब्जेक्टिव बात करूं तो लगभग 14 मार्क्स के आसपास का होगा, लेकिन जो बच्चों के फीडबैक आते हैं कि हाँ इस बार एमसीक्यू में कौन से चैप्टर पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पीई के ऊपर 3 से 4 नंबर के इन जनरल बच्चा बताता है कि हाँ सर इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे गए थे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और लगभग 14 से 18 नंबर की एक रेंज ये आपको प्रोवाइड करवाएगा। बात करेंगे हम इस क्रैश कोर्स बैच के अंदर कारों की। मैं कंपनी ऑडिट बेटा इसमें कवर नहीं कराऊंगा, पूरा कंपनी ऑडिट कवर नहीं कराऊंगा। कंपनी ऑडिट में हमें पता है सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक कवर होता है, लेकिन हम यहां पे केवल जो इस क्रैश कोर्स बैच में कवर करेंगे, मैं कारों का प्रोविजन पूरा कवर करता हुआ चलूंगा। कारों की एप्लीकेबिलिटी, कारों में जो पैरा नंबर 3 में जो बहुत सारी क्लॉज हैं, 21 क्लॉज हैं, उसमें से कौन कौन सी क्लॉज के ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, पूरी कवरेज में आपको कारों की इस बैच के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। कैन वी यूज दिस फॉर नवंबर 25 आल्सो, बेटा कर लीजिए, बट ध्यान रखना कि बीच में कोई अमेंडमेंट अगर आती है तो चैनल के साथ आपको बने रहना है कि जो भी अमेंडमेंट होंगी वो प्लीज आप अमेंडमेंट कवर करते हुए चलिए। और आगे जाके तो पता नहीं जो नया सिलेबस निकल के आएगा, पता नहीं ऐसे क्या बम फोड़ेगा, इसमें से काफी सारे चैप्टर शायद हो सकता है कि उसमें से निकल चुके हो। चलिए कारों की बात करते हैं। एग्जाम में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो पक्का आपको यहां पर देखने को मिलेगा 4 से 5 नंबर के लिए। इसके बाद एक टॉपिक होता है आपका, एक चैप्टर है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। चार से 5 नंबर की एक कवरेज पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। देन ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, 4 to 5 मार्क्स डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में से कवरेज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स मैं आपके इस क्रैश कोर्स के अंदर कवर करने के लिए जा रहा हूं। एक बार देख लूं कोई चैप्टर मिस तो नहीं करा मैंने। एक और पीएसयू भी कवर कर लेते हैं इसमें, पीएसयू, ऑडिट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 4 से 5 नंबर। ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कवरेज है इस क्रैश कोर्स बैच के लिए।
हैंड रिटन नोट्स देखिए, जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रही है मैं वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाऊंगा। ये नहीं कि जो केवल चैप्टर्स हम यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में कवर करेंगे केवल मैं उसे ही शामिल करूंगा, नहीं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स कंप्लीटली प्रोवाइड करा रहा हूं। जो मेरी बुक है वो पूरी बुक की सॉफ्ट कॉपी भी आपको कंप्लीट आपको मिलेगी, यानी कि नोट्स तो आपको कंप्लीट मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो क्लास की हमारी कवरेज रहेगी वो यही है जो आपको स्क्रीन पे यहां पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, ये नहीं कि मैं केवल जो आपको क्रैश कोर्स में चैप्टर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आपके डाउट में केवल उन्हीं चैप्टर्स की कवर करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी ऑडिट की प्रिपरेशन में, चाहे वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बातें क्यों ना हो, कंपनी ऑडिट जो पार्ट में कवर नहीं कर रहा उसकी बात क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर में किसी भी तरीके का कहीं से भी कोई भी डाउट है वो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हो, लेकिन इस लाइव सेशन में तो नहीं। जब इस लाइव सेशन को मैं ओवर करूंगा तो एक छोटी सी विंडो और निकाल लेंगे 10 से 15 मिनट के आसपास की, उसमें आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, आप व्हाट्सएप के जरिए कॉल के जरिए अपने डाउट आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। एक नंबर प्लीज आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे बेटा आप ये सेशन देख रहे हो, एक नंबर प्लीज अभी की अभी अपने मोबाइल में आप सेव करिए। एक नंबर अभी की अभी प्लीज अपने मोबाइल में आप सेव करिए, 9650315042। और एक और नंबर सेव कर सकते हो 8178701058। पूरे ऑडिट की प्रिपरेशन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, जो सेशन में आपको दे रहा हूं उसमें कोई डाउट है, कोई चैप्टर मैंने यहां पे कवर नहीं किया है इसमें कोई डाउट है, जो भी किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज वो डाउट आप मेरे साथ डेली बेस पर डिस्कस करते हुए चलिए। ये ना हो कि एक बार जब बैच ओवर हो जाएगा तो उसके बाद ये डाउट हम सर के साथ डिस्कस कर लेंगे, नहीं, कोई भी डाउट है डेली बेस पर आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस करिए। 24 आवर्स के अंदर डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट पक्का सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी ओर से बेटा आपको एक प्रॉमिस है। लेकिन एक प्रॉमिस मुझे आपकी तरफ से भी चाहिए कि पूरी प्रिपरेशन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो साथ के साथ वो डाउट आप मेरे साथ यहां पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सीए फाइनल लेवल की बेटा अगर बात करें तो ग्रुप 1 में जो बच्चों को सबसे ज्यादा सताता है या जिसका पेपर का सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है वो पेपर केवल ऑडिट का होता है। बच्चा पासिंग मार्क्स आराम से मैनेज करता है, अकाउंट्स के अंदर अच्छा स्कोर करता है, एसएफएम के अंदर, लॉ में भी एक मार्क्स को आराम से अरेंज कर लेता है, लेकिन जब ऑडिट की बारी आती है ना तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जनरली इतना हाई नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, देखो उन चीजों को मैं इस सेशन में अब डिस्कस तो नहीं करूंगा बिकॉज अभी क्लास भी मुझे स्टार्ट करनी है, बट इतना कहूं कि हाँ बच्चे की ही कुछ गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों से अगर आप ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पेपर में कम से कम 60 नंबर आप यहां पर लेके आओगे। चलिए तो एक काम करते हैं, आज एक कमिटमेंट करते हैं, एक कमिटमेंट आपकी ओर से एक कमिटमेंट मेरी ओर से। कमिटमेंट ये है कि कम से कम एटलीस्ट मुझे 60% मार्क्स, यानी कम से कम एग्जामिशन मार्क्स 60 मार्क्स मुझे इस पेपर में इंश्योर करना है। कैसे करना है इसकी एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इसकी एक प्लानिंग वो मैं आपको तैयार करके बच्चे दूंगा। जैसा मैं कहता हूं आप इस चीज को प्लीज आप एक बार फॉलो करिए और देखिए अगर ऑडिट में अगर आपकी एग्जामिशन ना आए तो। सर बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको बना के दूंगा, प्लीज उस स्ट्रेटजी को एक बार फॉलो करिए। और इतना मैं कह सकता हूं कि वो स्ट्रेटजी फॉलो करके आप इजीली एग्जामिशन मार्क्स ऑडिट के पेपर में फाइनल लेवल में आप स्कोर करके आ सकते हो। सर आप जो कहेंगे बस हम मान लेंगे, स्ट्रेटजी बताइए। स्ट्रेटजी बेटा जल्दी बताऊंगा, बट अभी आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर लेता हूं और थोड़ी सी एक बात और ही डिस्कस कर लेते हैं कि सर जो मैं जो भी चैप्टर्स यहां पे डिस्कस करूंगा इनके काफी हद तक जो पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी होंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं वो भी मैं क्लास में ही इसी सेशन में आपके साथ यहां पे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। स्पीड देखो थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं रेगुलर बैच के मुकाबले फास्ट रखनी होगी बिकॉज एक कम टाइम के अंदर मुझे पूरा का पूरा जितना भी मैंने कवरेज अभी आपको शो किया है ये पूरी कवरेज मुझे लेते हुए चलनी है, तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, कंसेप्ट में कोई भी मिस नहीं करूंगा, कवरेज में कोई भी मिस नहीं करूंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस किसी कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, अच्छे खासे नंबर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम क्लास में यहां पे कवर करते हुए चलेंगे। चलिए तो अभी तक अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस बैच को लेकर, तो प्लीज एक बार वो चैट बॉक्स में जो आप लाइव देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट बॉक्स है वहां पे प्लीज अपनी बात रखिए। फिर आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा इट विल बी ऑडिट ऑफ सीएफएस। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
गुरुजी वीडियो अपलोड भी कर देना प्लेलिस्ट में, ये सब एप्लीकेबल होगा फॉर नवंबर 23। सर आई हैव नॉट डन रेगुलर बैच, कैन आई डायरेक्टली यूज दिस बैच? बेटा कर सकते हो बट थोड़ा फास्ट होगा। अगर आपने कोई रेगुलर क्लास पहले कभी नहीं करी है और इस बैच को आप देखते हो तो ठीक है, समझ में आपको आएगा, पर थोड़ी सी जो स्पीड होती है वो मेरी फास्ट होगी। देखो आपने अगर मेरी क्लासेस देखी है तो आपको पता है कि मैं कितना डीपली जाके इस पेपर को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो एक डीपली मैं लेके जाऊंगा, नो डाउट कंसेप्ट मैं प्रॉपर आपको टच कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बस बोल के निकल जाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट तक मैं आपको लेके जाऊंगा। बट जो मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स जो अदरवाइज मैं अपने रेगुलर बैच में देता हूं, शायद मैं इतने सारे एग्जांपल्स ना दे पाऊं, समझाऊंगा मैं आपको कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी बच्चे यहां पर फास्ट होगी, बस स्पीड थोड़ी सी मुझे मैनेज करनी होगी शुरू से ही, वरना फिर ऐसा क्या होगा कि एग्जाम की डेट पास में आती रहेगी और शायद बैच हमारा ही कंप्लीट ना हो पाए। तो थोड़ी सी ये कमिटमेंट तो चलेगी, स्पीड थोड़ी सी देखो, ज्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ स्पीड आपको फास्ट देखने को मिलेगी। तो कोई भी अगर इस बैच को लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछिए। मुझे अपनी ओर से जितना बोलना था वो मैं बोल चुका हूं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर हमारा, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ सीएफएस। नंबर प्लीज बच्चे आप सेव कर लेना, डाउट है तो साथ साथ पूछते हुए चलना। चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ सर स्टार्ट करिए। ठीक है, चल नोट्स आप सभी के पास हैं बच्चे? एक बार प्लीज मुझे नोट्स को लेके बात करना। ये जो स्क्रीन पे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भी बैच के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, क्या ये नोट्स अभी आपके पास है या नहीं है? अगर इनकेस नहीं है तो जैसे ही आज का सेशन ओवर होगा, जैसे ही आज का सेशन ओवर होगा, मैं इन नोट्स को प्रोवाइड करवा दूंगा। इस आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप इस सेशन के जस्ट ओवर हो जाने के आधे घंटे के बाद ये नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। सर ये बताओ कि लास्ट में ऑडिट को कैसे रिवाइज करें? बेटा ये सारी बातें ना एक काम करते हैं, देखो आज पहली क्लास है तो मुझे प्लीज थोड़ा सा ना इसको स्टार्ट करने दो। तो ऑडिट कैसे रिवाइज करनी है, कैसे पढ़ना है, प्लीज मेरे ऊपर आप विश्वास करके चलिए कि मैं आपको इतनी बेहतरीन एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग आपको बना के दूंगा इस पेपर को लेकर कि आप इस पेपर में कम से कम, मैं बोल रहा हूं 60 मार्क्स आप कम से कम इस पेपर में लेके आओगे। स्ट्रेटजी क्या होगी, थोड़ी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं, वो स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है सर, ये सब प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देना बस, जिससे बाद में भी रिवाइज कर सकेंगे। हाँ बेटा प्लेलिस्ट बन जाएगी प्रॉपर, यूट्यूब पे इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें आप प्लीज बाद में इसको आप देख सकते हो। सारे लेक्चर्स तो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा देखो, ठीक है ना, बट जितने भी मैं अभी यूट्यूब पे लाइव करूंगा ये सारी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं है गुरुजी, जिनके पास बेटा ये नोट्स नहीं है, जिनके पास ये नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, अभी आप पूरा फोकस केवल क्लास को समझने में, टॉपिक को समझने में आप लगाइए। और जैसे ही आज की क्लास ओवर होगी तो क्लास ओवर होने के मुश्किल से आधे घंटे के अंदर आप दोबारा से इस वीडियो पे आना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे, नोट्स आप डाउनलोड कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले चैप्टर से, इट इज ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम में जो कवरेज रहेगी 4 से 5 नंबर की होगी। जब मैं बात कर रहा हूं 4 से 5 नंबर, केवल सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूं। और इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पॉसिबल होंगे वो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। या तो क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी इस चैप्टर के किसी प्रोविजन पे आपसे पूछ लेगा, यानी कि कोई केस स्टडी नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या 4 से 5 नंबर की एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब सर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कौन सा पॉसिबल है, केस स्टडी कहां पर आ सकती है, वो मैं आपको मार्क करवाता हुआ चलूंगा कि कहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है 4 से 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड, या कहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है आप एज अ केस स्टडी। चलिए ऑडिट ऑफ सीएफएस बात करते हैं। सर ये सीएफएस का मतलब क्या है? तो सीएफएस इज फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं कंपनी एक्ट का सेक्शन, कौन सा सेक्शन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता है, प्लीज रिप्लाई मुझे यहां पर देना। कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता है? कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता है? इट इज सेक्शन 129।
कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 डील करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 129 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 129 का सबसेक्शन 3। 129 सबसेक्शन 1 ये डील करता है इन द स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर एक कंपनी को अपने यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं। ये वाली बात 129 सबसेक्शन 1 कहता है। आपको तैयार करना है इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और जब बात करते हैं हम यहां पर 129 सबसेक्शन 3 की, तो 129 सबसेक्शन 3 में बात की जाती है सीएफएस की। एक सेकेंड, 129 सबसेक्शन 3 ये डील करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएफएस क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसकी की बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होती हैं, ऐसी कंपनी को अपने यहां पर स्टैंड एलोन के अलावा, यानी कि स्टैंड एलोन तो आपको बनाने ही बनाने हैं, इन एडिशन आपको तैयार करने होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, ऐसी कंपनी को अपने यहां पर 129 सबसेक्शन 1 में जो स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए थे, उसके अलावा एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात यह है कि सर सीएफएस तो बनाना है, लेकिन सीएफएस की प्रिपरेशन, सीएफएस कैसे बनाया जाएगा, सीएफएस के ऊपर ऑडिट का प्रोविजन क्या रहेगा, सीएफएस को एजीएम में मेंबर के द्वारा एडॉप्ट किया जाना, इसका प्रोविजन क्या रहेगा। तो सीएफएस का प्रिपरेशन, सीएफएस की ऑडिट एंड सीएफएस का एडॉप्शन, तीन बातें बोल रहा हूं। सीएफएस का प्रिपरेशन, सीएफएस की ऑडिट एंड सीएफएस का एडॉप्शन, PAA, ये प्रोविजन कैसा रहेगा, यानी कि कैसे सीएफएस बनाए जाएंगे, कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सीएफएस का प्रिपरेशन होगा, क्या इनके ऊपर भी ऑडिट करवाई जाएगी, क्या इनको भी एजीएम में मेंबर के सामने प्रेजेंट करके इनको मेंबर से एडॉप्ट किया जाए, करवाया जाएगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इसका आंसर देता है 129 सबसेक्शन 4। 129 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि सीएफएस का प्रिपरेशन, सीएफएस की ऑडिट और सीएफएस का एडॉप्ट किया जाना मेंबर के द्वारा इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये सारा प्रोविजन वैसा ही चलेगा जैसा कि कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलता है। यानी कि एक होल्डिंग कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, सेम वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा जब होल्डिंग कंपनी अपने यहां पर सीएफएस तैयार कराएगी। जिस तरह से जब एक होल्डिंग कंपनी ने 129 सबसेक्शन 1 में अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए थे, उनकी ऑडिट करवानी होती है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर कि जो आपने 129 सबसेक्शन 3 में तैयार किए हैं अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको उनकी भी ऑडिट करवानी होगी। फिर जिस तरह से आप अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट के बाद इसको आप मीटिंग में, एजीएम में लेके जाते हो, मेंबर के सामने आप इनको प्रेजेंट करते हो और वहां पे मेंबर इनको अडॉप्ट करते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये काम आपका सीएफएस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यानी सीएफएस को भी ऑडिट करवा के आपको एजीएम में मेंबर के सामने प्रेजेंट करना होगा और इनको भी आपको मेंबर से एडॉप्ट करवाना होगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये वाली बात कहता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 4। तो सीएफएस को जो बनाने की रिक्वायरमेंट आ रही है वो 129 सबसेक्शन 3 से आती है। सीएफएस को बनाने की जो रिक्वायरमेंट आती है बच्चे, वो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 से आती है। और सीएफएस की प्रिपरेशन, सीएफएस की ऑडिट और सीएफएस का एडॉप्शन बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये सारा प्रोविजन वैसा ही रहेगा जैसा मुटेटिस मुटेंडिस एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एक होल्डिंग कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर चलता है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा अभी तक इतनी बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। देखिए ध्यान से, मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ सीएफएस, इसे केवल रीड करना है। एग्जाम में आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सीएफएस का मतलब बताइए, सीएफएस में क्या क्या आता है, कंटेंट ऑफ सीएफएस वो यहां बता दीजिए। केवल रीड करना है, समझना है। सीएफएस आर प्रिपेयर्ड
फॉर अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स। जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एंटिटीज तो इसका मतलब क्या है कि सीएफएस के अंदर किस किस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, सीएफएस के अंदर किस किस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएंगी। तो सीएफएस के अंदर होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसके जो एसोसिएट हैं, जो उसके ज्वाइंट वेंचर हैं, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहां पे शामिल किया जाता है। तो जब बच्चे हम बात करते हैं यहां पर ग्रुप ऑफ एंटिटीज, तो एंटिटीज का मतलब क्या होगा यहां पर, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर्स, ये आते हैं सीएफएस के अंदर। तो सीएफएस आर प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट, बिकॉज की सीएफएस को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो अगर सपोज कि मैं एक कंपनी हूं और आप बच्चे भी एक कंपनी है और मैं आपको कंट्रोल करता हूं, तो सीएफएस बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी आपकी होगी। आप, मैं एक कंपनी हूं और आप भी एक कंपनी, आप मेरी सब्सिडरी कंपनी हो, तो सीएफएस को बनाने की जो जिम्मेदारी होगी वो होल्डिंग कंपनी की होगी या सब्सिडरी कंपनी की होगी। सर वो होल्डिंग कंपनी की होगी। तो किसके कंट्रोल में ये सीएफएस बनाए जा रहे हैं, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट। पेरेंट का मतलब क्या है यहां पर, होल्डिंग कंपनी से। A parent is an entity that has one or more subsidiaries as on the balance sheet date. As on the balance sheet date. अगर बैलेंस शीट डेट पे मेरे पास एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में मुझे अपने यहां पर 129 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी। जब यहां पर हम सब्सिडरी की बात करते हैं, तो सब्सिडरी के अंदर हम यहां पर एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर को भी शामिल करते हुए चलेंगे। अ ग्रुप कंप्राइज अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया था यहां पर कि ग्रुप में क्या क्या आएगा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर। तो ग्रुप का मतलब बताया यहां पर, ग्रुप कंप्राइज अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज। CFS is presented to the extent possible in the same framework as adopted by the parent for its separate financial statement। ये वाली बात क्लियर करता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 4। देखो अब बच्चे, अगर आप ना जो लॉ के प्रोविजन है या एएस के प्रोविजन है, अगर इसके ऊपर कमांड आपकी अच्छी रहेगी, तो ऑडिट में कभी भी है ना आपको परेशानी नहीं हो सकती। कई बार बच्चा क्या करता है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट को समझने का अटेम्प्ट नहीं करता। अगर लीगल रिक्वायरमेंट पे ग्रिप अच्छी नहीं हुई, तो उस केस में ऑडिट में बच्चा कहीं ना कहीं सफर पक्का करेगा। जैसे आपका एक चैप्टर होगा जिसको मैं क्रैश कोर्स में कवर करूंगा, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो वहां पर अगर आपको सेबी का जो एलओडीआर रेगुलेशन है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर आपको एलओडीआर की नॉलेज नहीं है, तो उस केस में आपका कभी भी इस चैप्टर के ऊपर एक कंफर्टेबल जोन नहीं बन सकता। दैट इज वाई मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर किसी भी टॉपिक में, कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर कोई भी एएस के साथ कनेक्टिविटी है या लॉ के साथ कनेक्टिविटी है, तो ऑडिट पे ज्यादा जोर मत डालिए। सबसे पहले आप देखिए कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी एएस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो चीजें आपको समझ में आती है, तो ऑडिट तो बेटा अपने आप होगी। बिकॉज ऑडिट में करना क्या होगा, खुद सोचिए। आप किसी भी एंटिटी के यहां पर ऑडिट करने के लिए जाते हो, तो ऑडिट आप करते हुए क्या चीज चेक करोगे कि जो भी काम क्लाइंट ने किया हुआ है वो इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन हुआ है या नहीं हुआ। क्या वो इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम हुआ है या नहीं हुआ। जब तक आपके पास इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, आप ऑडिट को बहुत अच्छे तरीके से करके आ ही नहीं सकते। अब सपोज कि मैं एक क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया और मुझे दिखता है कि अच्छा, इस क्लाइंट के यहां पर बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है। तो अगर मेरे क्लाइंट की जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं, उसके यहां पर अगर बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, तो इसका मतलब इसको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब सीएफएस कैसे बनता है, अगर मुझे 129 सबसेक्शन 3 की नॉलेज नहीं है, या कंपनी अकाउंट रूल 2014 में हम रूल नंबर 6 के रेफरेंस से बात करेंगे, अगर मुझे उसकी नॉलेज नहीं होगी, तब उस केस में आप बेटा सीएफएस की ऑडिट कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज वाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां कहीं भी ऑडिट में किसी भी टॉपिक में लॉ की कनेक्टिविटी है या एएस की कनेक्टिविटी है, तो सबसे पहले ना आपको एक बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि यहां पर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है या एएस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, वहां पर अगर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उस टॉपिक को आप ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए AS21 एंड इंड AS 110 110।
lays down the principal procedure for the preparation and presentation of CFS. CFS normally include, CFS के अंदर जनरली क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ CFS, कंपोनेंट्स ऑफ CFS। तो इसमें आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर कोई है तो, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट देयर ऑफ, जिसको आप कहते हो बेटा ही नोट्स टू अकाउंट्स। तो बेसिक सी बात है, जो चीजें आपके स्टैंड अलोन में आती है, भाई आप एक कंपनी, मैं भी एक कंपनी, मैं होल्डिंग कंपनी, आप मेरी सब्सिडरी कंपनी, तो मुझे बैलेंस शीट बनाने हैं, मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तैयार करना है, आपको भी सेम ये तैयार करना है, आप भी बैलेंस शीट बनाएंगे, आप भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, आप भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, आपका भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो सकता है। तो जब आपकी और मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, consolidated statement of changes in equity and the notes to accounts. CFS mandatory under the Companies Act 2013। CFS की रिक्वायरमेंट कहां से आई? According to section 129 subsection 3 of the Companies Act 2013, where a company has one or more subsidiary or associate companies, it shall, in addition to its stand-alone financial statement, prepare a consolidated financial statement and all of subsidiaries and associate in the same form and manner as that of its own। तो ये वाली बात मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका था कि एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर्स हैं, तो ऐसी कंपनी को जो 129 सबसेक्शन 1 में उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए थे, उसके इन एडिशन तैयार करने होंगे अपने यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कैसे तैयार होंगे? तो कहा जिस तरह से आप अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, दैट इज जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आपने अपने यहां पर अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए थे, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आपको अपने यहां पर CFS भी तैयार करने होंगे। सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट provisions applicable for the preparation, adoption and audit of financial statement of a holding company shall mutatis mutandis also apply to the consolidated financial statement। तो तीन वर्ड पे प्लीज आप लिख के आइए एग्जाम में, पा, PAA, P फॉर प्रिपरेशन, A फॉर ऑडिट एंड A फॉर एडॉप्शन। तो जिस तरह से आपके स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके प्रिपेयर होते हैं, जिस तरह से आप अपने स्टैंड एलोन स्टेटमेंट की आप ऑडिट करवाते हो, जिस तरह से आप अपने स्टैंड एलोन को एजीएम में मेंबर के सामने प्रेजेंट करते हो, उनको अडॉप्ट करवाने के लिए बाय द मेंबर्स बाय पासिंग ओवर, एग्जैक्टली सेम प्रोविजन आपके CFS के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। और ये वाली बात कौन सा सेक्शन क्लियर कर रहा है? ये वाली बात क्लियर कर रहा है सेक्शन 129 सबसेक्शन 4। CFS shall also be approved by board of director before they are signed on behalf of the board along with its own financial statement and shall be laid, that is present किया जाना before AGM along with laying of its own financial statement। जिस तरह से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करता है, उनको एजीएम में मेंबर के सामने लेके जाता है, सेम यही चीजें आपके CFS के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। Company is also required to attach along with its financial statement a separate statement containing the salient feature of the financial statement of its subsidiaries and associate in the prescribed form AOC1। एग्जाम में यहां पर आपसे MCQ पूछ सकता है कोई इस फॉर्म नंबर के ऊपर। समझिए इसने क्या कहा। अच्छा, इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक अगर 129 सबसेक्शन 3 में या 129 सबसेक्शन 4 में किसी भी तरीके का बच्चे डाउट है तो प्लीज जल्दी से अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, फिर मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक बहुत बेसिक सी बातें मैंने इस चैप्टर में करी हैं
केवल बात करिए सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट कहां से आ रही है, सीएफएस में क्या क्या आता है, सीएफएस को कौन बनाता है और सीएफएस कैसे बनते हैं, इन पर ऑडिट का प्रोविजन क्या है, इनको एजीएम में क्या मेंबर से अडॉप्ट करवाया जाना होता है। ये सारी बातें अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। बट सीएफएस एग्जैक्टली बनते किस तरह से हैं, इनके ऊपर ऑडिट का प्रोविजन क्या होता है, ये अभी तक बच्चे मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। तो बस आगे का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक 129 सबसेक्शन 3 या 129 सबसेक्शन 4 इनमें कोई डाउट है, प्लीज अपना डाउट आप रेस कर दीजिए, अपना डाउट आप रेस करिए। कम से कम 60 मार्क्स के लिए सर अटेम्प्ट करवा दीजिए। अटेम्प्ट नहीं बेटा, आपके 60 मार्क्स आएंगे, अटेम्प्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कर रहा हूं आपके लिए 60 प्लस मैं आपको ऑडिट में स्कोर करवा दूंगा। बस मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, बस इतना काम कर देना। ऑडिट में नंबर स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी, बिलीव मी, ऑडिट में नंबर स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी। जल्दी से प्लीज एक बार कंफर्म करिए कि यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है, यस और नो। फिर बात कर रहा हूं मैं आपसे कि सर ये AOC1 क्या होता है। चलिए देखिए बच्चे ध्यान से, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है ये बी लिमिटेड। डेली इसी टाइम पर ही लाइव होगी क्लास, हाँ जो क्लास आपकी लाइव रहेगी वो डेली टाइमिंग अभी हमारा यही रहेगा 8:30 to 10, 8:30 to 10। ए लिमिटेड इट इज बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, इट इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को अगर बात करें यहां पर हम 129 के रेफरेंस से, तो 129 सबसेक्शन 1 में तैयार करेगा ये अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 129 सबसेक्शन 3 में ए लिमिटेड तैयार करेगी अपने यहां पर सीएफएस। यहां तैयार हुआ आपका सीएफएस। सीएफएस के ऊपर जो पा का प्रोविजन रहेगा, पाइस फॉर प्रिपरेशन एडॉप्शन एंड ऑडिट, सीएफएस पर जो पा का प्रोविजन चलेगा वो 129 सबसेक्शन 4 क्लियर कर देता है। वो सेम वैसा ही चलेगा जैसा होल्डिंग कंपनी के अपने स्टैंड एलोन के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था, मुटेटिस मुटेंडिस। अब ये देखिए कि जो ए लिमिटेड है वो अपने मेंबर्स को एक तो अपना स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने 129 सबसेक्शन 1 में बनाया था वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेगी, और एक 129 सबसेक्शन 3 में जो कि उसने तैयार किए हैं सीएफएस, ये दोनों ही मेंबर के पास भेजे जाएंगे। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से आप सुनना कि ए लिमिटेड अपने मेंबर को ये दोनों ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराती है। ए लिमिटेड अपने मेंबर्स को ये दोनों ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो स्टैंड एलोन हो चाहे वो सीएफएस हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ए लिमिटेड के मेंबर हैं, आप बच्चे ए लिमिटेड के मेंबर हो, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि बी लिमिटेड का टर्नओवर कितना है, या बी लिमिटेड की नेट वर्थ कितनी है, या बी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर कितना है, तो क्या ये जो जानकारी आपके पास गई है, 129 सबसेक्शन 1 में एक स्टेटमेंट आपके पास है और एक स्टेटमेंट आपके पास 129 सबसेक्शन 3 का है, यानी कि आपके पास आप कौन है, आप है मेंबर होल्डिंग कंपनी के। होल्डिंग कंपनी कौन मेरे केस में, ए लिमिटेड। तो जब ए लिमिटेड के मेंबर के पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि बी लिमिटेड का टर्नओवर कितना था, या बी लिमिटेड का नेटवर्थ कितना था, या बी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर कितना था, तो क्या केवल इन्हीं दो इंफॉर्मेशन के बेस पर जो 129 सबसेक्शन 1 का स्टेटमेंट आपके पास है और जो 129 सबसेक्शन 3 का स्टेटमेंट आपके पास है, क्या इनके बेसिस पर आप बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो क्या? सर आप कहेंगे सर एक काम करेंगे ना, सीएफएस में से हम ए लिमिटेड को माइनस कर देंगे, मैथमेटिकली बात कर लेते हैं।
तो सीएफएस में से अगर मैं ए लिमिटेड को बाहर निकाल दूंगा तो हम बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलो मैं कहता हूं आपसे ए लिमिटेड की 50 सब्सिडरी कंपनी है। चलो ए लिमिटेड की अगर 50 सब्सिडरी कंपनी है तो अब मुझे बताइए कि क्या आप हर एक सब्सिडरी का इंडिविजुअल टर्नओवर कितना था, हर एक सब्सिडरी का इंडिविजुअल नेटवर्थ कितना था, या हर एक सब्सिडरी का इंडिविजुअल अर्निंग पर शेयर कितना था, क्या ये इंफॉर्मेशन अभी आप निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक काम यह किया गया कि ए लिमिटेड जब अपने यूजर्स को, अपने मेंबर्स को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएगी तो उसके साथ एक फॉर्म एओसी 1 अटैच करेगी। एओसी 1 को वो अटैच करेगी और एओसी 1 को जब अटैच किया तो एओसी 1 में क्या है, उसकी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी होंगी उन सबके सैलिएंट फीचर बोले तो की फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स बोले तो की फीचर्स को उसको साथ में अटैच करना होगा। तो एओसी 1 को अटैच किया जाएगा होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जहां पर की जो उसकी जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनके सैलिएंट फीचर्स को वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराएगी। एग्जाम में एओसी 1 इस फॉर्म पर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकता है, पढ़ के देखिए दोबारा से। Company is also required to attach along with its financial statement a separate statement containing the salient feature of the financial statement of its subsidiaries and associate in the prescribed form AOC1। ये salient feature का मतलब क्या होगा बच्चे? यहां पर की फीचर। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच समझ के जरा इसका आप आंसर निकालना। AOC1 is annexed with financial statement of holding company, या AOC1 is attached with financial statement of holding company। Which statement is correct? Which statement is correct? रिप्लाई कर दीजिए। चलिए ये स्टेटमेंट नंबर ए, इट इज स्टेटमेंट नंबर बी। सोच समझ के बेटा रिप्लाई करना, सोच समझ के रिप्लाई करना। AOC1 is annexed with the financial statement of holding company और AOC1 is attached with the financial statement of holding company। Which statement is correct? A और B? डिफरेंस केवल इस वाली बात का है, अनेक्स्ड और अटैच। अनेक्स और अटैच, यहां से जरा मालूम चलेगा कि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। यहां से मुझे एक आइडिया मिलेगा कि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है एओसी 1 को लेकर। तो एओसी 1 होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अनेक्स होता है, या एओसी 1 होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है? एओसी 1 होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अनेक्स होता है, या एओसी 1 होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है? वेट कर रहा हूं थोड़ा सा मैं यहां पे आपके रिप्लाई का। एओसी 1 होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अनेक्स होता है, या एओसी 1 होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है? और कोई रिप्लाई अगर नहीं आता तो मान लूंगा कि बेटा शायद आपको नहीं आता, यही मुझे एक एजम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना। तो जल्दी से प्लीज रिप्लाई करिए। इतना टाइम देखो मैं आगे से आपको रिप्लाई के लिए दूंगा नहीं, वैसे इस बैच के अंदर मैं रिप्लाई के लिए आपका इतना ज्यादा टाइम वेट नहीं करूंगा। तो एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर टाइम से रिप्लाई कर दिया करोगे
तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा इस बैच के अंदर, वरना मैं अपनी बात रख के सीधा आगे निकल जाया करूंगा। देखो सर पता नहीं, आप ही बता दीजिए। इट इज अटैच्ड, अनेक्स नहीं होता, अनेक्स नहीं होता बेटा जी, इसको अटैच करना होता है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत डिफरेंस होगा, बिकॉज हर कोई वो डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अनेक्स होता है दैट बिकम्स द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो मेरे ऑडिट के एरिया में, ऑडिट के स्कोप में फॉल करेगा, मुझे उस डॉक्यूमेंट की भी ऑडिट करनी पड़ेगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है, जो डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है, मुझे उस डॉक्यूमेंट को ऑडिट नहीं करना होता, बिकॉज इट इज नॉट द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हर कोई वो डॉक्यूमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अनेक्स किया जाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मिंग पार्ट बन जाता है। और जो भी डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मिंग पार्ट होता है, मुझे उसके ऊपर ऑडिट करनी होती है। और हर कोई वो डॉक्यूमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है, वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मिंग पार्ट नहीं होता, और अकॉर्डिंगली मुझे उसके ऊपर ऑडिट नहीं करनी होती। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या एओसी 1 जो स्टेटमेंट कंपनी ने लगाया है अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, क्या मुझे एओसी 1 पर ऑडिट करनी होगी? अगर मैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या एओसी 1 जो एक स्टेटमेंट लगाया गया है होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो क्या एओसी 1 जो स्टेटमेंट है, क्या वो मैं जब सीएफएस की ऑडिट करूंगा, जब मैं सीएफएस की ऑडिट करूंगा, तो क्या मैं एओसी 1 की भी ऑडिट करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं बच्चे, आप एओसी 1 की आप ऑडिट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसका सिंपल सी बात है कि एओसी 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच किया जाता है, इट इज नॉट द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो भी डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मिंग पार्ट नहीं होता है, मुझे उसके ऊपर ऑडिट नहीं करनी होती। हाँ, एक बार इसको देखूंगा तो जरूर कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हैं। लेकिन अगर एओसी 1 में कोई गलत स्टेटमेंट आया, अगर एओसी 1 में मुझे कोई गलत स्टेटमेंट देखने को मिलता है, तो इस ग्राउंड पर मैं सीएफएस पर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करूंगा। अब एग्जाम में देखो कितना अच्छा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां बन सकता है कि आप एक होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट होते हो, और ऑडिट करते हुए आपने देखा कि होल्डिंग कंपनी ने एओसी 1 के अंदर जो अपनी सब्सिडरीज कंपनी के सैलिएंट फीचर्स को लेकर इंफॉर्मेशन दी थी, उनके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। हालांकि जो सीएफएस बना हुआ है वो ठीक है, सीएफएस की प्रिपरेशन में कोई भी गलती नहीं है, सीएफएस बिल्कुल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर रूल बिल्कुल सही बना है। लेकिन जो एओसी 1 है उसमें मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। तो उस केस में क्या आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके आएंगे क्या? उस केस में क्या आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे क्या? आंसर इज नो, मैं रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करूंगा। तो सर क्या होगा बेटा, उस केस में हद से हद केवल मैं एक एसए फॉलो कर लूंगा, एसए 720। अब किसका होता है ये? इट इज फॉर अदर इंफॉर्मेशन। सर 720 में डील कैसे होगा? बट 720 में क्लास में आपको नहीं पढ़ा रहा, बस इतना हिंट दे दिया मैंने आपको कि ये जो मामला होगा मैं रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं करूंगा, इस मामले को मैं डील कर लूंगा एज पर एसए 720, बिकॉज ये एक तरीके की अदर इंफॉर्मेशन है। तो अगर अदर इंफॉर्मेशन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी मुझे देखने को मिलती है, तो उसको डील कैसे करना होता है, ये वाली बातें एसए 720 के अंदर बताई गई हैं। तो बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल केस, वैसे आज तक ऐसा कोई केस एग्जाम में लगा नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर बनूं तो ऐसे केस को मैं एग्जाम में जरूर डालूं। आप इस चैप्टर में बच्चे देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो भी कोई केस स्टडी है, ऐसा कोई नया केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई केस इस चैप्टर पर लगेगा ना, तो पता नहीं ऐसे केस स्टडी इस चैप्टर पे पता नहीं पिछली बार पास्ट में कितनी बार ऑलरेडी लगी हुई होंगी। यहां पर केस स्टडी रिपीट मोड पर पूछी जाती हैं। सर वो कौन सा केस है जो एग्जाम में इतना रिपीट मोड पर है, टाइम आने पर सब बताऊंगा। अभी बस मुझे स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में है ना आगे लेके चले दो बस, ठीक है? चलिए, और बीच बीच में बेटा प्लीज रिप्लाई करते हुए चलिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करना मत भूलना। वैसे मुझे उम्मीद है कि अभी तक टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से बेटा जी समझ में आया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई कि किस तरह से सीएफएस बनाए जाएंगे। इन वाली बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के जरिए प्रेस्क्राइब कर सकती है। और अब मैं कुछ बातें रूल के रेफरेंस से करने के लिए जा रहा हूं। एग्जाम में यहां पर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014। रूल नंबर 6 क्या कहा रूल नंबर 6 ने? CFS of company shall be made in accordance with provision of schedule 3rd of the act and the applicable accounting standard। अब बच्चे प्लीज रूल नंबर 6 पर है ना, प्लीज फोकस बहुत अच्छा कर लेना। एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो इसी रूल पर पॉसिबल है। इस केस स्टडी रूल नंबर 6 के ऊपर एग्जाम में आपको केस स्टडी देखने को मिल जाएगी। CFS of company shall be made in accordance with the provision of schedule 3rd of the Companies Act and the applicable AS। रूल नंबर 6 ने यहां पर दो बातें करी कि CFS का जो प्रिपरेशन होगा वो एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3rd चलेगा, और साथ ही साथ आपको फॉलो करना है क्या? एप्लीकेबल एएस। यहां पर ध्यान देना, वर्ड है इस जगह पर एंड। एंड सर इसका इतना सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 ने बताया कि कंसोलिडेशन किस तरीके से होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल नंबर 6 के जरिए क्लियर कर दिया कि बोले जो आप बनाएंगे अपने CFS that will be prepared in accordance with the provision of schedule 3rd and the applicable AS। फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 का देखो पहला प्रोवाइजो यहां पर क्या कहता है? इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under the AS, then it shall be sufficient if the company complies with the provision of CFS provided in the schedule 3rd of the act। फर्स्ट प्रोवाइजो पे जितने चांद सितारे आपको लगाने हैं लगा लीजिए। भर भर के क्वेश्चन रूल नंबर 6 के फर्स्ट प्रोवाइजो के ऊपर बेटा जी पूछे गए हैं। क्या है सुनिए ध्यान से। पहले एक बार जरा रूल नंबर 6 बोलिए, रूल नंबर 6 है क्या? रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014। ये रूल नंबर 6 ये कहता है कि सीएफएस जो आपका बनेगा वो एज पर शेड्यूल 3rd, एज पर शेड्यूल 3rd एंड एज पर एएस बनेगा। एज पर शेड्यूल 3rd एंड एज पर एएस बनेगा। अब इसका फर्स्ट प्रोवाइजो आया, रूल नंबर 6 का फर्स्ट प्रोवाइजो आया। प्रोवाइजो ने क्या कहा? इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3। इसका मतलब क्या है? इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, इसका मतलब क्या है? 129 सबसेक्शन 3 में कवर्ड हैं, इसका मतलब कि इस कंपनी की बैलेंस शीट डेट पर इसकी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी एग्जिस्ट करती होंगी, यानी कि इस कंपनी को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट रही होगी। इस कंपनी को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट रही होगी। If a company covered under section 129 subsection 3 which is not required to prepare CFS under AS, लेकिन AS के अकॉर्डिंग CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, AS के अकॉर्डिंग CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, then it shall be sufficient, it shall be sufficient if the company complies with the provision of consolidated financial statement as provided in the schedule 3rd of the act। अब इस वाली बात का मतलब देखिए, रूल नंबर 6 ने बताया कि जो आपकी सीएफएस की प्रिपरेशन होगी, जो आपकी सीएफएस की प्रिपरेशन होगी वो किस तरीके से होगी? एज पर रूल नंबर 6 जो आपका सीएफएस बनेगा, इन्होंने कहा कि आपको एक तो फॉलो करना होगा शेड्यूल 3rd एंड एज पर दी एप्लीकेबल एएस। और बेटा जब मैं एएस की बात करता हूं तो इंप्लाइड है कि एएस में इंड एएस भी शामिल होंगे। ये ना हो कि मैंने एएस बोल दिया अब आप कहेंगे सर एएस तो नहीं, हम तो इंड एएस की बात करेंगे। अगर एएस बोल रहा हूं तो इंप्लाइड है कि हम यहां पर इंड एएस की भी बात करेंगे। तो रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014 बेटा यहां पर यह कहता है कि जो आपका सीएफएस बनेगा वो एज पर शेड्यूल 3rd एंड एज पर एएस या एज पर इंड एएस बनेगा। अब सपोज कि एक एएस ये कहता है, एएस 21 की बात कर लेते हैं,
एज पर AS21, अगर सपोज किसी कंपनी को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका एक एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के ऊपर एप्लीकेबल हुआ 129 सबसेक्शन 3। क्यों एप्लीकेबल हुआ? बिकॉज बैलेंस शीट डेट पर इसकी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है। बैलेंस शीट डेट पर इसकी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर 129 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हुआ। अब जब इस कंपनी के ऊपर ए लिमिटेड के ऊपर 129 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हुआ तो इसको अपने यहां पर सीएफएस बनाने हैं। लेकिन जो सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट इज टेम्पररी। इसको बच्चे प्लीज फोकस बहुत अच्छी तरह से करना, मैं यहां पर थोड़ा सा टाइम लगा दूंगा बिकॉज एग्जाम में इस तरह की केस स्टडी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ए लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सी लिमिटेड में, वो एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है। व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेरी? कि ए लिमिटेड सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए नहीं रखना चाहती। जैसे अच्छा मौका पड़ेगा ए लिमिटेड सी लिमिटेड में से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेगी। कहने को आज बैलेंस शीट डेट पर इसके पास सी लिमिटेड का सपोज 60% शेयर होल्डिंग है। तो अगर आज 31 मार्च को अगर ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड की अगर 60% होल्डिंग है, तो बताइए क्या ये इसकी सब्सिडरी कंपनी बनी या नहीं बनी? सर सब्सिडरी कंपनी तो बनी, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट लेता हुआ चल रहा है। तो अगर मैं एज पर AS21 बात करूं, सर हमने तो इंड AS 110 पढ़ा हुआ है, मैं दोनों पे एग्जांपल दूंगा। अभी पहला एग्जांपल मैं आपको AS21 पे दे रहा हूं, ऐसा ही एक एग्जांपल फिर मैं आपको इंड AS के ऊपर भी दूंगा। अगर मैं एज पर AS21 बात करूं तो AS21 ये कहता है कि अगर एक कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट अगर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है तो आपको ऐसी कंपनी को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुनना बच्चे मेरी बात ध्यान से। AS21 ये कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट आपका एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तब ऐसे केस में सी लिमिटेड को आपको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीएफएस बनेगा वो सीएफएस ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड को लेके बनेगा, इसमें सी लिमिटेड शामिल नहीं की जाएगी, इसके अंदर सी लिमिटेड शामिल नहीं की जाएगी। तो यहां पर सी लिमिटेड को हमने सीएफएस में शामिल नहीं करा बिकॉज AS21 ने ये एक बात बोली कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टेम्परेरी नेचर का है, तब उस केस में ऐसी कंपनी जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी नेचर का होगा उसको आपको सीएफएस में लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उस केस में सीएफएस तो आपको लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बताइए क्या आपको सीएफएस से पूरी एग्जाम्पशन मिल गई? क्वेश्चन मेरा प्लीज ध्यान से आप सुनना कि अगर एक कंपनी को किसी कंपनी को अपनी सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या उस केस में क्या यहां पर सी लिमिटेड को लेकर क्या कुछ भी डिस्क्लोजर ए लिमिटेड अपने सीएफएस में देगी या नहीं देगी? क्वेश्चन प्लीज बच्चे मेरा ध्यान से आप सुनना, एग्जाम में ऐसी केस स्टडी कई बार रिपीट मोड पर पूछी गई है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सी लिमिटेड को सीएफएस में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? एएस ने मना कर दिया, AS21 ने यहां पर मना कर दिया कि आपको सी लिमिटेड को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठीक है, मैं सी लिमिटेड को यहां पर सीएफएस में शामिल नहीं कर रहा। तो क्या सी लिमिटेड को लेकर मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से आप सुनना, क्या सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट
रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो गया। यहां पे अगर बच्चे आप रिप्लाई कर सकते हो प्लीज रिप्लाई करिए। वैसे मुझे पता है कि आप लोग रिप्लाई करने में कुछ ज्यादा इच्छुक है नहीं, तो बस पीछे मैंने आपके रिप्लाई देखे थे, कुछ खास रिप्लाई दिए नहीं आप लोगों ने। फिर भी चलिए बेटा, मेरा काम तो पूछने का है। तो क्या सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो गया क्या? क्या सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो गया? रूल नंबर 6 क्या था? रूल नंबर 6 क्या था कि जो आप सीएफएस बनाएंगे वो एज पर शेड्यूल थर्ड एंड एज पर इंडेस होगा या एज पर एएस होगा। रूल नंबर 6 ने क्या बताया कि जो आप सीएफएस बनाएंगे वो सीएफएस आप कैसे बनाएंगे? तो सीएफएस की जो आपकी प्रिपरेशन होगी, जो सीएफएस की आपकी प्रिपरेशन होगी वो एज पर आपका शेड्यूल थर्ड चलेगा और एज पर एएस या इंडेस चलेगा। तो एएस तो यहां पर आ ही नहीं रहा, एएस ने तो मना कर दिया। तो जब एएस ने मना कर दिया कि ठीक है कि आपको सी लिमिटेड को सीएफएस में लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या कंप्लीट रूल नंबर 6 यहां पर एग्जेम्प्ट हो गया क्या? क्या देखो ध्यान से देखना, बी लिमिटेड सीएफएस में आएगा, तो बी लिमिटेड सीएफएस में कैसे आएगा? जैसा रूल नंबर 6 कहता है वैसे आ जाएगा। रूल नंबर 6 ने क्या कहा? रूल नंबर 6 ने दो बातें कही, एज पर शेड्यूल थर्ड आएगा और एज पर एएस या इंडेस आएगा। एज पर शेड्यूल थर्ड होगा और एज पर एएस या इंडेस आपको अपना सीएफएस तैयार करना होगा। लेकिन मैं यहां पर बात क्वेश्चन अपना बी लिमिटेड को लेकर नहीं पूछ रहा आपसे, मेरा क्वेश्चन यहां पर सी लिमिटेड को लेकर है। क्या सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो गया क्या? प्लीज अपना आंसर निकाल कर रखिए आप, यस या नो में। कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछ लो, अदरवाइज रिक्वेस्ट तो मैं आपको यही करूंगा कि रिप्लाई कर दीजिए। रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करूंगा कि रिप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये केस स्टडी, ऐसी केस स्टडी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हाँ, आपके लेवल पे ऐसा केस अब नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो लेवल बनेगा वो एज पर इंडेस बनेगा। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो एज पर AS21 दिया है, फिर ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल दूंगा वो एज पर इंडेस दूंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट रूल नंबर 6 आपका एग्जेम्प्ट हो गया क्या? देन आंसर इज नो। कंप्लीट रूल नंबर 6 आपका यहां पर एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, सीएफएस तो बनेगा, सीएफएस तो बनेगा। सी लिमिटेड को लेकर, सी लिमिटेड को लेकर आपको कुछ बातें अभी भी फॉलो करनी होंगी। सी लिमिटेड को लेकर अभी भी कुछ बातें आपको फॉलो करनी होंगी। रूल नंबर 6 किसके लिए था? रूल नंबर 6 ने दो बातें बेटा जी कही थी। एक तो कि जो आपका सीएफएस बनेगा वो एज पर शेड्यूल थर्ड बनेगा, और सीएफएस बनाते हुए आपको जो कंप्लायंस करनी होंगी वो एज पर एएस या एज पर इंडेस चलेगा। तो एएस तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, AS21 ने तो मना कर दिया, बोले भाई सी लिमिटेड को आपको सीएफएस में लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें से बताइए क्या पूरा रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो गया या केवल ये वाली रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट हुई है, शेड्यूल थर्ड की रिक्वायरमेंट अभी भी बनी रहेगी? क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि क्या सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो गया क्या? देन आंसर इज नो। सी लिमिटेड को लेकर कंप्लीट रूल नंबर 6 आपका एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। रूल नंबर 6 की दो बातें थी, इसलिए मैंने कहा दो बातों को प्लीज ध्यान से आप फॉलो कर लेना। दो बातें कौन कौन सी? कि सीएफएस जो आपका बनेगा वो एज पर शेड्यूल थर्ड बनेगा और सीएफएस आपका एएस या एज पर इंडेस बनेगा। एएस तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बिकॉज एएस ने मना कर दिया कि इसको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जिस चीज को मुझे सीएफएस में शामिल ही नहीं करना, तो वहां पर एएस की रिक्वायरमेंट तो एप्लीकेबल नहीं हुई ना। तो इस वाले पार्ट से तो आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन आपको शेड्यूल थर्ड की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। और शेड्यूल थर्ड की जो रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट होती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर्स, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर्स। तो जब आप अपने सीएफएस बनाएंगे तो सीएफएस के जब नोट्स में आके आप डिस्क्लोजर देंगे, तो सी लिमिटेड को लेकर आपको शेड्यूल थर्ड में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सी लिमिटेड को लेकर जो आपके सीएफएस में एज पर शेड्यूल थर्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि कंपनी को शेड्यूल थर्ड की रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी करनी होगी। पूरा रूल नंबर 6 आपका एग्जाम्प्ट नहीं हुआ था, केवल उसने कहा कि ठीक है एएस वाला पार्ट है
तो ठीक है, एएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा, लेकिन शेड्यूल थर्ड की कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को प्लीज दोबारा से आप रीड करके देखिए। इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, हमारे केस में कौन सी हुई वो, ए लिमिटेड, which is not required to prepare CFS under the AS, तो एज पर मैंने AS 21 आपको एग्जांपल दिया कि सी लिमिटेड को आपको CFS में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं बन रही, सी लिमिटेड को लेकर आपको CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, यानी कि आपको अपने CFS के अंदर सी लिमिटेड को शामिल नहीं करना, देन इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी, विच कंपनी, ए लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है, कंप्लाइज विद द प्रोविजंस ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल थर्ड ऑफ द एक्ट। मैं बच्चे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रूल नंबर 6 को समझने का अटेम्प्ट करो। रूल नंबर 6 की दो रिक्वायरमेंट सीएफएस को लेकर कि एज पर शेड्यूल थर्ड होगा एंड एज पर एएस या इंडियस चलेगा। पहला प्रोवाइजो आया कहा कि अगर एज पर एएस या इंडियस, एज पर एएस या इंडियस किसी को आपको सीएफएस में शामिल नहीं करना, तब उस केस में क्या होगा, एएस या इंडियस वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ठीक है, उसको आप सीएफएस में लेके मत आइए, लेकिन क्या आपको शेड्यूल थर्ड से भी मुक्ति मिल जाएगी क्या, बोले नहीं, आपको शेड्यूल थर्ड की कंप्लायंस को पूरा करना पड़ेगा। और वो कंप्लायंस किस बात को लेकर होती है, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर होती है। मैं बच्चे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये प्रोवाइजो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। हाँ सर आया है, इसके ऊपर एग्जाम में से क्वेश्चन कैसा बनेगा, अभी बस थोड़ा सा वेट करिए, एग्जाम में इसकी जो केस स्टडी पूछी गई है वो मैं अभी आपको शो करूंगा। सेकंड प्रोवाइजो ऑफ रूल नंबर 6, सेकंड प्रोवाइजो क्या है, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस बाय द कंपनी इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि पूरा का पूरा रूल नंबर 6 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा रूल नंबर 6 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं आपसे बच्चा केवल इतना पूछूं कि पहले प्रोवाइजो में और दूसरे प्रोवाइजो में, सेकंड प्रोवाइजो मैंने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन अगर मैं इतना पूछूं कि बताइए पहले प्रोवाइजो में क्या रूल नंबर 6 कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो गया था, क्या पहले प्रोवाइजो में रूल नंबर 6 कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो गया था, देन आंसर इज नो, बिकॉज रूल नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो क्लियर कहा, सीएफएस ऑफ कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ शेड्यूल थर्ड एंड एप्लीकेबल एएस। पहले प्रोवाइजो में केवल ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया था कि ठीक है एएस ने मना कर दिया, तो उस केस में आपको वहां पर सीएफएस में उसको शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल थर्ड वाली रिक्वायरमेंट थी ना, ये एग्जेम्प्ट नहीं हुई थी। पहले प्रोवाइजो में केवल बात करें तो रूल नंबर 6 आपका कंप्लीटली एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, उसमें केवल पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, केवल जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी ना एप्लीकेबल एएस वाली, उससे आपको मुक्ति मिली थी। जबकि अगर मैं रूल नंबर 6 के सेकंड प्रोवाइजो की बच्चे बात करूं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रिप्लाई तो करो रिप्लाई तो करो नालायको। सेकंड प्रोवाइजो की बात करें तो सेकंड प्रोवाइजो ऑफ रूल नंबर 6, क्या इतना जो अभी लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई, कि इस रूल में लिखा हुआ कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, इस रूल में लिखा हुआ कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, क्या कंप्लीट रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति मिल रही है नहीं मिल रही, एग्जैक्टली यहां पर कंप्लीट रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति मिल रही है। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई in respect of preparation of CFS by company if it meets the following conditions। कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से, if it is wholly owned या partially owned subsidiary of another company and all its other members including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing for which proof of delivery of intimation is available with the company do not object to company not presenting CFS, it is a company whose securities are not listed or are not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India, and its ultimately or intermediary holding company files CFS with the registrar of companies
विच आर इन कंप्लायंस विद एएस, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस कंपनी में, उस केस में कंपनी को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशन क्या है समझिए ध्यान से। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। सी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड कहने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, समझ में आपको आ चुका होगा, होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं सेकंड प्रोवाइजो, वो बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सेकंड प्रोवाइजो ऑफ रूल नंबर 6 हम यहां पर देख रहे हैं। बोले बी लिमिटेड को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बी लिमिटेड को अपने यहां पर सी लिमिटेड को लेकर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। बोले आप किसी और कंपनी की होल्ली ओन्ड या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में देखिए ध्यान से, बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एक फुल्ली ओन्ड या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। फिर बी लिमिटेड के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ना ही लिस्टिंग होने के प्रोसेस में है। और बी लिमिटेड ने यह वाली बात कि वो सी लिमिटेड को लेकर अपने यहां पर सीएफएस नहीं बना रही है, इसने यह वाली बात अपने मेंबर्स को इंटीमेट करी है, और जिसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी कंपनी के पास, बी लिमिटेड के पास अवेलेबल है। और कोई भी इनका मेंबर इस वाली बात को लेकर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा कि क्यों आप सी लिमिटेड को लेकर सीएफएस नहीं बना रहे। और जो भी आपकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है या इंटरमीडिएरी पेरेंट कंपनी है, वो अगर रजिस्ट्रार को सीएफएस बना के फाइल कर रही है तो बी लिमिटेड आपको यहां पर मुक्ति मिल रही है। तो ध्यान देना, जो सेकंड प्रोवाइजो है वहां पर बी लिमिटेड को कंप्लीटली पूरा का पूरा रूल नंबर 6 आपका हम यहां पर एग्जाम कर रहे हैं। कंडीशन क्या है देखिए, मेरे वाला केस प्लीज ध्यान से आप देख लेना, बी लिमिटेड को लेकर हम यहां पे बात करेंगे। बी लिमिटेड इट इज होल्ली ओन्ड और अ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनदर कंपनी। तो हमारे केस में बी लिमिटेड एक होल्ली ओन्ड या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी ए लिमिटेड की, एंड ऑल इट्स अदर मेंबर का मतलब अदर देन ए लिमिटेड, बिकॉज ए लिमिटेड के पास शेयर है किसके, बी लिमिटेड के। तो उसको छोड़ के और जो मेंबर बचते हैं, अदर मेंबर इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग एंड फॉर विच प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सच इंटीमेशन इज अवेलेबल विद द कंपनी। कंपनी ने यह वाली बात, यानी कि बी लिमिटेड ने यह वाली बात अपने मेंबर्स को बताई है कि भाई मैं सी लिमिटेड को लेकर सीएफएस नहीं बना रहा, और उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी कंपनी के पास है, और कंपनी के मेंबर ने उनको इस बात को लेकर ऑब्जेक्ट नहीं करा, यानी किसी ने भी विरोधाभास अपना यहां पर कंपनी के सामने प्रेजेंट नहीं किया। नाउ इट इज अ कंपनी, इट इज बी लिमिटेड whose securities are not listed or not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। बी लिमिटेड के शेयर इंडिया में या इंडिया के बाहर लिस्टेड नहीं है, ना ही लिस्टिंग होने के प्रोसेस में है। एंड इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी कौन, ए लिमिटेड, फाइल सीएफएस विद द रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद एएस। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो बी लिमिटेड हम आपको कंप्लीटली रूल नंबर 6 से ही एग्जाम कर रहे हैं, यानी उस केस में आपको शेड्यूल 3 वाली कंप्लायंस भी फॉलो नहीं करनी। कई बार बच्चे को ना फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो ध्यान से प्लीज देखिए। फर्स्ट प्रोवाइजो ने क्या कहा, फर्स्ट प्रोवाइजो ने कहा कि ठीक है अगर आप 129 सबसेक्शन 3 में कवर है, दैट इज आपको यहां पर सीएफएस बनाना था, लेकिन आपके ऊपर जो एएस या इंडियस एप्लीकेबल हुआ, उस एएस या इंडियस की वजह से कोई एक कंपनी आपके सीएफएस में नहीं आ रही है, तो ठीक है, तो उस केस में हम आपके ऊपर एएस या इंडियस वाला जो पार्ट था वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट वाला पार्ट था एज पर रूल नंबर 6 वो अभी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि जो कंपोनेंट आप सीएफएस में लेके नहीं आए, उस कंपोनेंट को लेकर
शेड्यूल थर्ड में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो अभी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति नहीं मिली। लेकिन बच्चे जब मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड प्रोवाइजो की, तो सेकंड प्रोवाइजो में यहां पर आपको कंप्लीट रूल नंबर 6 से मुक्ति मिल गई। ना तो शेड्यूल थर्ड की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को आपको फॉलो करना है, ना ही एएस और इंडियस वाली बात आपको फॉलो करनी है। पूरा का पूरा रूल नंबर 6 यहां पे आपका एग्जाम्प्ट हुआ। क्लियर कहा था, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई। इस रूल में लिखा हुआ कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। इस रूल में लिखा हुआ कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। नाउ अब देखिए ध्यान से, एक्सेप्शन टू कंसोलिडेशन, ये एज पर एएस 21 है, लेकिन आपके लेवल पे जो क्वेश्चन बनेगा वो एएस 21 पे नहीं लगेगा, वो आपका इंड एएस 110 जो आपने पढ़ा है वहां पे लगेगा। सर फिर आप ये क्यों बता रहे हो? बट अगर दिया हुआ है प्लीज समझ लेते हैं एक बार। बट क्वेश्चन अभी आज के टाइम पे यहां पर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा इंड एएस के ऊपर। एक्सेप्शन टू कंसोलिडेशन, a subsidiary should be excluded from consolidation when control is intended to be temporary, सेम यही एग्जांपल मैंने आपको दिया था, because the subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future। ये किससे लिंक हो रहा है बेटा? ये लिंक हो रहा है आपका फर्स्ट प्रोवाइजो के साथ। इट इज लिंक्ड विद फर्स्ट प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या था? एक बार रूल नंबर 6 को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए रूल नंबर 6 ने दो बातें करी। रूल नंबर 6 ने कहा कि जो आपका सीएफएस बनेगा वो एज पर शेड्यूल थर्ड होगा एंड एज पर एएस या इंडियस चलेगा। फिर पहला प्रोवाइजो आया। पहले प्रोवाइजो ने क्या कहा? बोले अगर एएस या इंडियस के अकॉर्डिंग, एएस या इंडियस के अकॉर्डिंग किसी कंपोनेंट को यानी किसी सब्सिडरी को आपको सीएफएस में अगर शामिल नहीं करना है तो कंपनी के लिए सफिशिएंट रहेगा अगर कंपनी शेड्यूल थर्ड की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो पूरा करे। तो कब कब कोई सब्सिडरी आपके सीएफएस में नहीं आती, कब कब कोई सब्सिडरी एज पर एएस या इंड एएस आपके सीएफएस में नहीं आती, तो एएस 21 में दो कंडीशन दी गई हैं। बोले अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस केस में आपको ऐसी सब्सिडरी को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला, अगर आपने सब्सिडरी को इसी इंटेंशन से एक्वायर किया है कि टेम्परेरी पर्पस के लिए इसमें शेयर कर देते हैं और जल्दी इसको हम डिस्पोज कर देंगे, तब ऐसे केस में आपको ऐसी सब्सिडरी को अपने सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सेकंड, इफ सब्सिडरी ऑपरेट्स, if it operates under severe long term restriction which significantly impair to its ability to transfer fund to its parent। यानी सब्सिडरी कंपनी एक सीवियर का मतलब क्या होता है कि काफी कठिन लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिसकी वजह से ये फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है पेरेंट को। मतलब पेरेंट निकलना चाहती है, पेरेंट यहां से निकलना चाहती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी के ऊपर काफी सारी सीवियर यानी कि काफी सारी कह सकते हो टेक्निकल मैनर में बहुत कठिनाई वाली लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिसकी वजह से उसके लिए अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो फंड ट्रांसफर कर सके जिसको अपनी होल्डिंग कंपनी को। बिकॉज अगर होल्डिंग को निकलना होगा तो वो अपने शेयर्स को क्या करेगी? यहां से डिस्पोज करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। उस केस में सब्सिडरी कंपनी को फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे किसको? अपनी होल्डिंग कंपनी को। लेकिन वो कर पाना अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कि होल्डिंग निकलना चाहती है बट वो निकल नहीं सकती। इसका मतलब मेरी इंटेंशन तो यहां पर बेटा लंबे टाइम तक रुकने की है ही नहीं ना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे तो उस केस में क्या है कि आपको एज पर एएस 21 इसको आपको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे एग्जाम में जो इंडियस बोल रहा हूं मैं, एएस 21, एज पर एएस 21 जो केस स्टडी लगी हुई है ना, वो मैक्सिमम केस स्टडी आपकी इसी पॉइंट के ऊपर है। Control is intended to be temporary because the subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future. In CFS, investment in such subsidiary should be accounted for in accordance with AS 13। अब सोचिए कि एक कंपनी की तीन सब्सिडरी कंपनी है, ए लिमिटेड की तीन सब्सिडरी कंपनी है, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। देखिए ध्यान से, ए लिमिटेड की तीन सब्सिडरी, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड।
ये आपने ली है टेम्परेरी पर्पस के लिए, मतलब कि मैं यहां पर लॉन्ग टर्म अपना इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चलूंगा, लॉन्ग टर्म में यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चलूंगा। तो ए लिमिटेड जो अपने यहां पर सीएफएस तैयार करेगी, ए लिमिटेड जो अपने यहां पर सीएफएस तैयार करेगी, वो किसको लेकर तैयार करेगी? बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड को लेकर। ठीक है, तो ए लिमिटेड ने अपने यहां पर बनाया सीएफएस, और सीएफएस में ग्रुप कौन कौन सा आ गया? ए लिमिटेड आ गया, बी लिमिटेड है और सी लिमिटेड है। क्या डी लिमिटेड को सीएफएस में शामिल किया जाएगा? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो था वो आपका टेम्परेरी था। लेकिन ए लिमिटेड को क्या इन्वेस्टमेंट, क्या ए लिमिटेड का डी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या ए लिमिटेड का डी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? सर इन्वेस्टमेंट तो है, तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेगा? सीएफएस तो बनाएगा ना भाई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड को लेके तो अपने यहां पर सीएफएस बनाएगा। तो सीएफएस के अंदर जो डी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, वो उसको एज पर एएस 13 उसकी अकाउंटिंग कर लेगा। यही बात यहां पे कही गई है। इन सीएफएस, इन्वेस्टमेंट इन सच सब्सिडरीज should be accounted for in accordance with AS 13, and the reason for not consolidating a subsidiary should be disclosed in CFS. ए लिमिटेड अपने सीएफएस में डिस्क्लोज करेगी कि क्यों उसने डी लिमिटेड को अपने सीएफएस के अंदर शामिल नहीं किया। क्यों उसने अपने यहां पर, क्यों उसने अपने यहां पर सीएफएस बनाते हुए डी लिमिटेड को सीएफएस में शामिल नहीं किया, इस वाली बात को होल्डिंग कंपनी अपने सीएफएस के नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करेगी। नाउ अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, रूल नंबर 6 का जो हमारा पहला प्रोवाइजो था, रूल नंबर 6 का फर्स्ट प्रोवाइजो ने क्या कहा कि अगर आप एएस या इंडएस की वजह से अगर किसी आप सब्सिडरी को सीएफएस में लेके नहीं आ रहे हो, तब उस केस में कंपनी के लिए सफिशिएंट रहेगा कि कंपनी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब एएस या इंडीएस की वजह से कब कोई सब्सिडरी आपके सीएफएस में नहीं आती, तो एएस 21 वाली बात हमने डिस्कस करी, जहां पर हमने दो कंडीशन देखी कि इन दो कंडीशन की वजह से आप किसी सब्सिडरी को अपने सीएफएस में शामिल मत करिए। लेकिन अब बात करते हैं इंड एएस 110 वाली, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो बात यह है, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में केस पूछेगा वो एएस 21 पे आज के टाइम पर नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में जो केस पूछेगा वो इंड एएस 110 के ऊपर पूछेगा। बच्चे प्लीज इस वाली बात को ध्यान से आप समझिए। देयर इज नो सच एग्जेम्पशन फॉर टेम्परेरी कंट्रोल और फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन इन इंड एएस 110, and consolidation is mandatory for Ind AS compliant financial statement in this case। मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, एक कंपनी है ए लिमिटेड, जरा सोच समझ के मुझे रिप्लाई करना, रिप्लाई वैसे आप लोग करोगे नहीं मुझे पता है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो रहा है? इंड एएस इसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ, इंड एएस। बी लिमिटेड and C Limited, these are subsidiary companies of A Limited। ये A Limited की सब्सिडरी कंपनी है। C Limited में इन्वेस्टमेंट ऑफ A Limited इज टेम्परेरी, इन्वेस्टमेंट ऑफ A Limited इज टेम्परेरी। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, इंडिया से एप्लीकेबल है, उसका इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में, उसका इन्वेस्टमेंट है सी लिमिटेड में, दोनों की दोनों बैलेंस शीट डेट को उसकी सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन सी लिमिटेड में जो ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है वो टेम्परेरी है, सी लिमिटेड में ए लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है वो टेम्परेरी है। अब आपको बताना है कि जब सीएफएस बनाएगा ए लिमिटेड, सीएफएस बाय ए लिमिटेड, वो किस तरीके का होगा। दो ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड प्लस सी लिमिटेड, एंड द सेकंड वन इज ए लिमिटेड
एंड बी लिमिटेड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे एज एमसीक्यू पूछ सकता है, प्लीज बच्चे रिप्लाई जरूर करना। यह है आपका ऑप्शन ए और यह है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। जो सीएफएस बनाएगी ए लिमिटेड वो किस तरह का होगा, उसमें ग्रुप कंपनीज कौन कौन सी होंगी, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड प्लस सी लिमिटेड, इन तीनों को लेकर सीएफएस बनाया जाएगा, या केवल ए और बी की बात कर लेते हैं, बिकॉज सी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो टेम्परेरी है, और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो अभी हमने AS21 में पढ़ा था कि उसको आपको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठीक है, सी लिमिटेड को हम यहां पर छोड़ देते हैं और ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड को लेके हम यहां पर सीएफएस तैयार कर लेते हैं। बताइए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, सीएफएस किसको लेके यहां बनाया जाएगा, सीएफएस किसको लेके बच्चे यहां पे बनाया जाएगा, सीएफएस किसको लेके यहां बनाया जाएगा, क्या केवल ए बी और सी की बात करें, दैट इज ए बी और सी सबकी बात करें, या ए और बी की बात करें, यहां पर सी लिमिटेड को बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको ए बी एंड सी तीनों को ही लेके आपको बच्चे जी सीएफएस तैयार करने होंगे, ए बी और सी को लेके सीएफएस तैयार होगा। सर क्यों, ये तो इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी था, वो तो बात ठीक है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर ए लिमिटेड के ऊपर AS21 एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर तो इंडियस एप्लीकेबल है, और इंडियस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी नेचर का है या आपका जो सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है वो सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन में काम कर रही है जिसकी वजह से वो फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है अपने पेरेंट को, ये वाली बातें इंडियस में कवर नहीं है। तो इसका मतलब इस ए लिमिटेड को अपने यहां पर सीएफएस तैयार करने होंगे और उसमें वो बी को भी शामिल करेगा, इसमें वो अपने अंदर सी लिमिटेड को भी शामिल करेगा, यही बात देखो यहां पर लिखी हुई थी। देयर इज नो सच एग्जेम्पशन for temporary control or for operation under severe long-term fund transfer restriction in Ind AS 110 and consolidation is mandatory for Ind AS compliant financial statement in this case। यहां पर आपको CFS करना ही पड़ेगा। सर Ind AS में फिर रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए ध्यान से, एग्जेम्पशन टू कंसोलिडेशन Ind AS 110, यहां पे क्या रिक्वायरमेंट आती है, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी होती है बेटा, जो जिसका काम ही क्या होता है दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट इट्स सब्सिडरीज, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट इट्स सब्सिडरीज। पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी shall consolidate all entities that it controls including those controlled through investment entity subsidiary unless the parent itself an investment entity। इसका मतलब देखिए अब यहां पर सेम इसी केस को मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ए लिमिटेड इंडिया से एप्लीकेबल है और ए लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है, दूसरी कंपनी के शेयर्स में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। अकॉर्डिंगली इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बी लिमिटेड में, इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सी लिमिटेड में, ये दोनों ही हैं सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो बात यह आई कि क्या यहां पर ए लिमिटेड को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, क्या ए लिमिटेड को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ए लिमिटेड अपने यहां पर बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड को लेकर सीएफएस नहीं बनाएगा, हां शेड्यूल थर्ड की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, यानी कि बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड को लेकर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल थर्ड आती है ए लिमिटेड को वो तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड को लेकर इसको अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सपोज अगर इसी केस में
एक कंपनी बैठी है ऊपर डी लिमिटेड, जो कि है होल्डिंग कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, तो क्या इसको सीएफएस बनाना होगा नहीं बनाना होगा? हां सर, डी लिमिटेड को अपने यहां पर सीएफएस बनाना होगा और उसके सीएफएस के अंदर ए लिमिटेड के जरिए और भी जो सब्सिडरीज कंपनीज को कंट्रोल किया जा रहा है, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, ये सारे डी लिमिटेड के सीएफएस में आएंगे। तो अगर इसके ऊपर कोई होल्डिंग कंपनी बैठी है, तब उस केस में डी लिमिटेड अपने यहां पर सीएफएस बनाएगा और उसके सीएफएस में ए लिमिटेड भी होगा, बी लिमिटेड भी होगा और सी लिमिटेड भी होगा। लेकिन अगर डी लिमिटेड अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी निकली, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होते हुए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, दैट इज बी लिमिटेड को उस केस में सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंड एस 110 बिल्कुल क्लियर है, उसने कहा एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी को अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस इन्वेस्टमेंट एंटिटी के ऊपर कोई और होल्डिंग कंपनी बैठी है, पेरेंट कंपनी बैठी है, तो उस केस में ठीक है कि जो हमारी मेन कंपनी थी उसने सीएफएस नहीं बनाया बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, लेकिन उसके ऊपर जो होल्डिंग कंपनी बैठी हुई है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेकर और सब्सिडरीज जिसको वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए कंट्रोल कर रही थी उसको वो अपने यहां पर सीएफएस में शामिल करेगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी की जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, अगर वो खुद अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तब उस केस में उसे अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यही बात यहां पर लिखी है, देखिए ध्यान से। एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट इट्स सब्सिडरीज। पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल कंसोलिडेट ऑल एंटिटीज that its control including those controlled through an investment entity subsidiary unless the parent itself an investment entity. Is it clear or not? हाँ सर, इतना क्लियर है। तो आज के सेशन में इतना ही बेटा मैं कवर करूंगा। एक बार जितना कराया है जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो, आपको बात कर रहा हूं यहां पर सीएफएस, दैट इज फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन बनाएगा? बोले एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, उसको अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट आती है। ये वाली बात आती है 129 सबसेक्शन 3 से। फिर 129 सबसेक्शन 4 आया, उसने कहा सीएफएस का प्रिपरेशन, सीएफएस की ऑडिट और सीएफएस का एजीएम में मेंबर के द्वारा अडॉप्ट किया जाना। ये सारा प्रोविजन वैसा ही चलेगा जैसा होल्डिंग कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलता है। अब बात यह है कि सर सीएफएस कैसे बनेगा, इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल प्रेस्क्राइब किया। रूल का नंबर और रूल का नाम बच्चे आपको याद होना चाहिए। रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014। रूल नंबर 6 ने यह कहा कि आपका जो सीएफएस बनेगा वो एज पर शेड्यूल 3 होगा एंड एज पर एएस एंड इंड एस जो भी होगा उसकी कंप्लायंस करनी होगी। फिर रूल नंबर 6 के दो प्रोवाइजो आए। पहले प्रोवाइजो ने कहा कि अगर एएस या इंडियस के अकॉर्डिंग आपको किसी सब्सिडरी को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पेरेंट कंपनी आपके लिए काफी रहेगा कि आप शेड्यूल 3 की कंप्लायंस करिए। यानी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है शेड्यूल 3 के अंदर आपके कंपोनेंट्स को लेकर, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको करना होगा। हालांकि उस कंपोनेंट को लेकर आपको सीएफएस नहीं बनाना। अब उसमें कब किसी एएस या इंडियस में कब कोई कंपोनेंट आपका सीएफएस में नहीं आता, तो एएस 21 में दो कंडीशन देखी हमने। बोले अगर होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी के अंदर टेम्परेरी है, यानी वो जल्दी यहां से अपना डिस इन्वेस्टमेंट कर लेगी, तो ऐसे केस में आपको ऐसी कंपनी को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या जो आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से वो फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है अपनी पेरेंट को, तो ऐसे केस में ऐसे कंपोनेंट को सब्सिडरी को आपको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियस 110 की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। उसने कहा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं तो उस केस में आपको अपनी सब्सिडरीज को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी की होल्डिंग कंपनी बैठी है तो उस केस में वो इन्वेस्टमेंट कंपनी एज वेल एज वो सब्सिडरी जिसको वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए कंट्रोल कर रही थी उसको सीएफएस में शामिल करना होगा। लेकिन अगर वो पेरेंट अल्टीमेट पेरेंट कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी निकली तो उस केस में उसको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये एग्जेम्पशन केवल एएस या इंडियस वाले पार्ट की है। इन दोनों ही केस में आपको शेड्यूल 3 की कंप्लायंस को पूरा करना होगा। फिर सेकंड प्रोवाइजो आया, उसने पूरा रूल नंबर 6 आपके लिए एग्जाम कर दिया। बोले एक कंपनी के ऊपर रूल नंबर 6 बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि वो किसी और कंपनी की फुल्ली ओन या पार्शियली ओन सब्सिडरी कंपनी है,
वो सीएफएस नहीं बना रही है, इसने ये वाली बातें अपने अदर मेंबर्स को इन्फॉर्म करा है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल है और किसी ने इस बात को लेकर ऑब्जेक्ट नहीं किया है। दूसरा, उसने उसके जो शेयर्स हैं वो कहीं पर भी लिस्ट नहीं है, ये ना ही लिस्टिंग होने के प्रोसेस में है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। और एक कंडीशन आपकी और थी वहां पर, एक सेकेंड, लास्ट वन, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल सीएफएस विद द रजिस्ट्रार इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एएस। यानी कि जो मेरी पेरेंट कंपनी है, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है या इंटरमीडिएट पेरेंट कंपनी है, उसने एज पर रूल अपने सीएफएस बनाकर, एज पर एएस सीएफएस बनाकर रजिस्ट्रार को फाइल किए हैं, तो उस केस में मेरे ऊपर पूरा का पूरा यहां पर रूल नंबर 6 इस केस में एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे जी फिर हमने बात करी यहां पर AS21 की रेफरेंस से, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी आपके साथ, और इंडिया 110 के रेफरेंस से। उम्मीद कर रहा हूं कि जितना आज के सेशन में बच्चे मैंने कवर किया है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले जितना पार्ट मैंने डिस्कस किया है, इसके ऊपर जो एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लगे हैं, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन, सारे तो नहीं बट एक या दो क्वेश्चंस मैं वहां से कवर करा दूंगा, ताकि एक आइडिया मिले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देर आफ्टर कल जहां तक है, हम इस चैप्टर को 80 या 90% के आसपास तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे। सो मिलते हैं बेटा जी आपके नेक्स्ट सेशन में। Sir, if you upload a demo video, please upload complete chapter of demo video so that we can see how much effective it's going to be, so that we can purchase. Absolutely बेटा, ये अभी 2 या 3 सेशन आपके YouTube पे लाइव रहेंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है CFS, पूरा तो नहीं हुआ, तो जितना मैंने कराया है, और अभी जो एक लेक्चर इसके ऊपर और आएगा, तो इसमें लगभग 2 से 3 लेक्चर के आसपास इसके ऊपर आप लेते हुए चलिए, ये सारा यूट्यूब पर रहेगा, ताकि आप जज कर सकें कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं लेना। नमस्ते सर, मेरा ग्रुप 1 सिर्फ ऑडिट की वजह से ही रुका हुआ है। मेरा FR में एग्जाम्शन है, पर ऑडिट की वजह से एक अटेम्प्ट चला गया, तो ऑडिट को कैसे टैकल करें? धन्यवाद बेटा, जरूर बताऊंगा बट आज के सेशन में नहीं। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, चैनल के साथ आप बने रहो बस। मैंने पहले कहा है कि इस पेपर में आपको एग्जाम्शन मार्क्स स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब इसमें पेपर में बच्चा फेल क्यों हो जाता है, गलतियां वो क्या करता है, कैसे इन गलतियों से मुझे ओवरकम करना है, अगली 1-2 क्लास के अंदर बीच बीच में बातें करते हुए ये सारी बातें बेटा मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज अभी सही टाइमिंग नहीं है, बताऊंगा जरूर मैं आपको। तो कल भी जुड़िए मेरे साथ, परसों भी जुड़िए मेरे साथ, मैं बहुत डिटेल डिस्कस कर लूंगा आपसे कि एग्जाम में बच्चा गलतियां क्या करता है, इस पेपर को प्रिपेयर करने में एग्जाम में बच्चा गलतियां क्या कर रहा है, और अल्टीमेटली इन गलतियों से कैसे मुझे ओवरकम करना है, सारी बातें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में नहीं। तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट सेशन में। कल का टाइमिंग सेम रहेगा, टाइमिंग को आप लॉक कर लीजिए 8:30 to 10 PM। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।